और मैंने एक कमेटी का गठन किया हुआ है, वो इसी माह के अंत तक रिपोर्ट सबमिट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है। तमाम जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो एसपीओज हो, पीएचई हो, पीटीडी हो, एनवाईसीज हो या होम गार्ड्स हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, आप सभी की रेगुलाइजेशन को लेकर, आप सभी की पेंडिंग वेजेस को लेकर, आप सभी की सैलरी को लेकर जो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर रिसेंटली डेली वेजर्स की पेंडिंग वेज के रिगार्डिंग यहाँ पर एक ऑर्डर आउट हुआ था, उसके रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले जो हम इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डालें, फिर जो हम आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जी काफी लंबे समय से आपकी जो मांग है बार बार क्यों आप लोगों को जो है वो परमानेंट किया जाए, उसके बावजूद भी अभी तक जो आपकी मांगी है वो बकाया है, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैम आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक मीडिया ही हमारी एक साधन हमारे पास है जो सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने की कोशिश करता है। आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे लोगों के हाथों में सरकार है जिन लोगों को उनके ही गांव के लोगों ने रिजेक्ट किया कर दिया था। मैं हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की बात कर रहा हूं, जिनको गाजीपुर से लोगों ने हरा दिया। कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए उनके लोकल लोगों ने उनके ऊपर भरोसा नहीं जताया और केंद्र सरकार ने उनको हमारे ऊपर रहनुमा बना करके जम्मू कश्मीर के अंदर भेज दिया। और उसी का रिजल्ट है कि आज हम लगभग 472 दिन हमारी एजिटेशन को कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांगों के ऊपर गौर नहीं किया गया। और यहां तक कि मनोज सिन्हा जी के द्वारा 3 बार वादा किया गया। 11 नवंबर 2020 को जब हम आंदोलन पे थे, तब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रविंदर रैना जी और जुगल किशोर जो सांसद जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, हमें लेके एलजी हाउस तक गए। वहां हमारी मीटिंग एलजी साहब से हुई और हमने जब उनके साथ पूरी अपनी डिस्कशन की तो उन्होंने मांगे सुनने के बाद कहा कि आप मेरे दरवाजे पे आए हो, मायूस होकर मत जाना, जो भी बेस्ट वे ऑफ पॉसिबल होगा वो मैं आपके लिए करूंगा। लेकिन इस वक्त डीडीसी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन चेयर पे बैठा हूं, इसलिए मैं कोई भी एश्योरेंस या कोई वादा आपके साथ नहीं कर सकता मीडिया में। लेकिन जैसे ही डीडीसी इलेक्शन खत्म होगी, उसके बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है फेज मैनर में हम करेंगे। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि ठीक है, हमें मंजूर है, अगर आप फेज मैनर में भी करते हो तो हमें मंजूर है। दूसरी बात, जब 8 मार्च 2022 को हमने रविंदर रैना जी के घर का घेराव किया, 9 मार्च को एलजी साहब ने हमें राजभवन में बुलाया और रविंदर रैना जी फिर हमें लेके वहां तक गए। लेकिन उस वक्त मनोज सिन्हा जी को कोविड हो गया, जिस वजह से वो हमसे नहीं मिल पाए। और नीतेश्वर कुमार जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने खुद कहा था कि एलजी साहब ने मेरी ड्यूटी लाई है कि इन लोगों से आप बातचीत करें और उनके मुद्दे जो हैं वो सुने। तो मैं विद इन डेज जैसे ही वो स्वस्थ होते हैं हम आपको दोबारा बुलाएंगे। लेकिन वो भी समय आज तक नहीं आया। फिर 10 सितंबर 2022 को मनोज सिन्हा जी एक कॉन्क्लेव के अंदर एक नेशनल मीडिया चैनल पे उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया कि ये जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। और मैंने एक कमेटी का गठन किया हुआ है, वो इसी माह के अंत तक रिपोर्ट सबमिट करेगी और कि हम डेली वेजर का क्या कर सकते हैं। आज 1 साल से ज्यादा समय, ये अक्टूबर 23 चल रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया, आज तक उसके ऊपर भी कोई गौर नहीं किया गया। और फिर हमारे एलजी साहब मीडिया में जब भी मुखातिब होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जो वादा करता हूं पूरा करता हूं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एलजी साहब, आपने हमारे बारे में भी 3 वादे किए हमारे साथ, तो उन वादों का क्या हुआ? उन वादों के ऊपर जरा नजरसानी करें। ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही आपके ऊपर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है कि एक तरफ आप कहते हैं मैं अपने सारे वादे पूरे करता हूं, और 3 वादे मैंने आपके चैनल के माध्यम से उनको गिना दिए जो उन्होंने किए थे, लेकिन आज तक इनके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया। दूसरा, जब पीछे कोलिशन सरकार थी पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है और यहाँ पे हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, लोगों को मौका दिया जाता है कि अपनी मर्जी की सरकार चुने, नुमाइंदे चुने। और उनका मकसद ही यही होता है, सरकार चुनने का मोटिव ही यही होता है कि
वो जनता के बेहतरी के लिए काम कर पाए, क्योंकि वो लोग जनता के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं और जनता की परेशानियों को भलीभांति जानते हैं। और एक चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार रहता है कि वो कौन सा कानून बनाएगी जो कि जनता की बेहतरी के लिए होगा। चुनी हुई सरकार बीजेपी और पीडीपी की कोल्यूशन सरकार ने एक एसआरओ बनाया 21 दिसंबर 2017 को, एसआरओ 520। सरकार जब तक सत्ता में रही उसके ऊपर 578 लोगों को रेगुलराइज किया गया और उसके बाद हमारे मनोज सिन्हा जी का आगमन जम्मू में हुआ और हमारे जो आज मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उस वक्त ये फाइनेंस कमिश्नर बने। और बदकिस्मती हमारी, मैं तो ये बदकिस्मती कहूंगा कि ये हमारी बदकिस्मती थी कि इनको जो है फाइनेंस कमिश्नर का पदभार संभाला गया और जो इंपावर कमेटी सरकार की तरफ से बनाई थी उसका हेड जो था वो फाइनेंस कमिश्नर था। जैसे ही इनके पास फाइनेंस आया और इन्होंने उस एसआरओ को रोक दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि आज ये कहते हैं कि ये बैकडोर हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। मुझे ये बताओ कि हमारा देश के अंदर हमारी जनता के टैक्स का पैसा खर्च किया जाता है। अब फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, अरबों रुपया जनता का टैक्स का पैसा इलेक्शन के ऊपर खर्चा जाएगा, जब एक सरकार के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कानून बना सके और फिर इस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। और अगर सरकार के पास अथॉरिटी है तो फिर सरकार के बनाए हुए कानून को एक चीफ सेक्रेटरी या कमिश्नर सेक्रेटरी ये कहे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र नाम की चीज आज जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म हो चुकी है। इन चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर का यूनिट है उनको भी ध्यान देना चाहिए और केंद्र में भी जाकर के सही स्थिति जो जम्मू कश्मीर की है आज की वो बतानी चाहिए। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक तरफ हमारी केंद्र सरकार दावे करती है, मैं कल भी एक रविंद्र रैना जी का इंटरव्यू देख रहा था और बार बार कोसा जाता है पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज को, पुरानी सरकारों को। तो मेरा सबसे बड़ा ये सवाल एक भारतीय जनता पार्टी के लिए है, पूरी जनता पार्टी के लिए, कि भाई 2014 में आपकी सरकार आ गई जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे कोल्यूशन में आई आपकी सरकार थी और सबसे बड़ी बात पीएचई डिपार्टमेंट आपके पास था। 2014 में ही केंद्र में भी आपकी सरकार थी। तो डेली वेजर का जो 17 महीने का पेंडिंग वेजेस है वो 2015 मई से लेकर के 2022 मार्च तक है। उसके बारे में आपकी जुबान क्यों सिल जाती है? आप कहते हो हमने 500 से 900 किया, हम कहते हो हमने 200 लेते थे, 500 लेते थे, 900 लेते थे, लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि वो कितने लोग थे। मैम हम 60,000 लोगों की बात कर रहे हैं और ये 1399 लोग 1389 की बात करते हैं, 1400 भी नहीं है पूरे। आप 1400 लोगों की बात करते हो, आपने 1400 लोगों को फायदा दे दिया। बाकी जो 60,000 लोग हैं उनके बारे में आपने क्या किया, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि मीडिया में जब आप बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो, कम से कम सच्चाई लोगों को बताओ कि हमने 1400 लोगों को फायदा दिया है, बाकी डेली वेजर के साथ जो हमने वादे 2014 से पहले किए थे आज तक उनके लिए कुछ नहीं डेली वेजर के लिए इन्होंने किया। और यहां तक कि लेबर कानून जो है उनका भी धड़ल्ले से वायलेशन किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट कुचले जा रहे हैं। आज हमारे बहुत सारे डेली वेजर साथी जो हैं एजुकेशन नहीं दे पाए और जब डिप्रेशन में आए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। यहां तक कि लगभग 400 के करीब हमारा डेली वेजर साथी डिपार्टमेंट ने 30-30 साल सर्विस लेने के बाद खाली हाथ उसको घर भेज दिए। यहां तक कि उसका जो 17 महीने का वेजेस पेंडिंग था वो भी डिपार्टमेंट ने जाते समय उनको नहीं दिया। जी रवि जी, जिस तरह से अरुण कुमार मेहता द्वारा जो एक बयान दिया गया है कि जो डेली वेजर्स हैं अब उन्हें जो है कोई ना कोई जो है वो कारोबार कर लेना चाहिए, एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया, इस पर आपका क्या कहना है? मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चलो आपको भगवान ने दिया है, आपको बहुत बड़ी पोस्ट दी, आपके पास बहुत पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है, मुझे ये बताओ जिस डेली वेजर ने 30 साल डिपार्टमेंट को इस उम्मीद में दे दिए कि वो कल रेगुलराइज हो जाएगा, उसको अच्छा वेतन मिल जाएगा, जिसको आप 9,000 रुपया मंथली वेजेस देते हो, उसने कितना पैसा इकट्ठा किया होगा जो वो कारोबार कर लेगा? और 60 साल की उम्र जिसकी पूरी हो रही है, जिसकी 55 साल की उम्र पूरी हो रही है, उसको वो कौन सा कारोबार कर लेगा? आप बात करते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं, हम आने वाले जनरेशन का भविष्य बना रहे हैं। जो पिछले 30 साल से जब इस डिपार्टमेंट में आए थे तब वो भी सभी यंग थे, क्या उनके अधिकार नहीं है? क्या डेली वेजर को हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हों या एलजी मनोज सिन्हा जी हो, दोनों के लिए मेरा ये सवाल है, क्या आप जम्मू के डेली वेजर्स को जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं मानते, भारत देश का हिस्सा नहीं मानते?
या ये चीज क्लियर कर दें, अगर आप इनको भारत का हिस्सा मानते हैं, हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं, तो इनके भी तो कुछ अधिकार होंगे जिनकी प्रोटेक्शन करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आपको इनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इनके बच्चों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जनता के टैक्स से बड़ी बड़ी मोटी मोटी सैलरियां लेते हो, मोटी मोटी बड़े बड़े अच्छे बंगलों में रहते हो, सारी सरकारी सुविधाएं लेते हो। इनके बारे में आपने क्या सोचा जिन्होंने 30 साल तक इस उम्मीद में आपके डिपार्टमेंट चला दिए? और यहां तक कि छोड़ दीजिए पिछली बातों को, हमारे मनोज सिन्हा जी 3 साल से जम्मू में बैठे हैं, आज ये कहते हैं बैकडोर एंट्री है या बिना किसी प्रोसेस के लगे हुए। आपको 3 साल से, आप भी तो इस बारे में जानते थे, 3 साल आपने किस वजह से इनको नहीं निकाला? आप इनको बाहर का रास्ता दिखा देते, फिर आपको भी पता चल जाता कि आपके डिपार्टमेंट चलते किस तरीके से हैं। और बंधुआ मजदूरी आप कंटिन्यू रखना चाहते हो, काम इनसे कंटिन्यू लेना चाहते हो, लेकिन जब हक देने की बारी आती है तो आप डबल स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बैकडोर है, फिर बैकडोर को आप चला क्यों रहे हो? अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 2.5 लाख लोग जो हैं वो बैकडोर तरीके से आए हुए हैं। आपने कार्रवाई क्या की? आपने कितने लोगों को जेल भेजा इस मामले में? जबरदस्ती डिपार्टमेंट के अंदर कोई नहीं आया, किसी न किसी ब्यूरोक्रेट ने उनको एंगेज किया है, किसी न किसी ब्यूरोक्रेट ने स्कीम का फीता काटा है। और जब डिपार्टमेंट की मजबूरी बन गई उस स्कीम को चलाने के लिए, तो उसको लेबर हायर करने पड़ी, उनको डेली वेज लगाना पड़ा, उनको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लगाना पड़ा। क्योंकि आपने जब स्कीम लगा दी कि आप एक वाटर सप्लाई स्कीम लगा दो, एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना दो, लोगों को पानी देना है, पानी हवा में नहीं जाएगा, उसको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। आपने मैन पावर का प्रोविजन क्यों नहीं किया? 94 से लेके आज तक आप बताएं कि आपने लगभग 7,000 के करीब करीब वाटर सप्लाई स्कीमें लगाई हैं, हजारों किलोमीटर आपने पाइपें बिछाई हैं, उनके लिए मैन पावर का प्रोविजन क्यों नहीं किया? वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? आपने सरकार को भी गुमराह करके रखा। पैसा आप जहां से फायदा होता था वहां पे आप पैसा यूटिलाइज करते रहे, लेकिन जहां मुलाजिम को देना था वहां आप डेली वेजर ढूंढते रहे, कैजुअल लेबर ढूंढते रहे, क्योंकि आपको पता था अगर परमानेंट एम्प्लॉयज को लगाएंगे हमें 40,000 रुपए सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन डेली वेजर 7,000 रुपए या 6,000 रुपए या 9,000 रुपए काम करेगा। आपने अपना फायदा देखा। आप भी जम्मू कश्मीर के कैडर में रहे हो और आपके टाइम पे भी हजारों की संख्या में डेली वेजर लगा है। इसका मतलब है अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप हो, सवालिया निशान आपके ऊपर भी लगता है, कार्रवाई आपके ऊपर भी होनी चाहिए। हम कहते हैं करो कार्रवाई। जितने भी चीफ सेक्रेटरी यहां पे रहे 94 से लेके आज तक, जितने भी मिनिस्टर यहां पे रहे, जितने भी एचओडी रहे, जितने भी चीफ इंजीनियर रहे, जितने भी डीडीओज रहे, सबके ऊपर कार्रवाई करो, सबको जेल में डालो। उन्होंने हमारा फ्यूचर खत्म किया है, 30-30 साल हमारी जवानी के बर्बाद किए हैं। सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बयानबाजी नहीं। बयानबाजी से आप जम्मू कश्मीर की जनता को डिवाइड करना चाहते हो। एक रवि जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी द्वारा जो है, जिस तरह से एक बड़ा ऊंचा पद जो है वो चीफ सेक्रेटरी को माना जाता है, तो अरुण कुमार मेहता द्वारा जो बयान दिया गया है, क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? मैम, ये एक बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो ए गवर्नमेंट सर्वेंट, और जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज होता है वो पब्लिक का सर्वेंट होता है, वो गवर्नमेंट नहीं है। उनको इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी मर्यादा में रहें, वो अपने पद पे जिस पे वो बैठे हैं उसका मान सम्मान बनाए रखें। उनका ये पॉलिटिकल सेटअप में उनका नहीं होना चाहिए दिलचस्पी। अगर उनको पॉलिटिकल सेटअप में जाना है तो वो अलग इशू है, लेकिन ये बयान जो है ये पॉलिटिकल बयान है। इस तरीके का बयान जो है पॉलिटिकल बयान है। मैं यही सवाल तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी होंगे या फाइनेंस कमिश्नर होंगे, उस टाइम जो लोग लगे थे वो क्यों लगे? अगर उस वक्त आपको पता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? जब आप पीडीडी के सेक्रेटरी थे तब भी तो हजारों की संख्या में पीडीडी में डेली वेजर एंगेज हुए थे, और वो डेली वेजर रेगुलराइज भी हो चुके हैं। वो अथॉरिटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने दी थी? क्या उनके लिए कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था? जब आप कमिश्नर सेक्रेटरी थे तब आपने क्यों एंगेजमेंट की? आपने नहीं की होगी, लेकिन आपके अगर किसी जूनियर ऑफिसर ने की है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप थे, इसके लिए भी तो जवाब देना चाहिए ना। ये एक जम्मू के अंदर बहुत बड़ा एक प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है, लोगों को हिस्सों में बांटा जा रहा है। आज अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को ये सपने दिखाए जा रहे हैं कि हम अगर डेली वेजर को रेगुलराइज कर देंगे तो हम आने वाले 30 साल तक आपको नौकरियां नहीं दे सकते। मुझे ये बताओ, डेली वेजर जहां पे काम कर रहा है, जिस भी पोस्ट के अगेंस्ट वो काम कर रहा है, इसका मतलब है उसकी जरूरत है ना, तभी आपने रखा हुआ है ना। तो फिर
अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे वो कह रहे हो कि हम आपको नौकरियां नहीं दे सकते? जी जी कहीं ना कहीं रवि जी, आपको उम्मीद है जिस तरह से आप लोगों द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है आप लोगों को पक्का किया जाएगा? बिल्कुल मैम, उम्मीद पे दुनिया कायम है और बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। हम पीछे देखते थे पंजाब स्टेट का हाल, वहां पे कोलिशन सरकार होती थी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की, तो तब भी हमें यही सुनने में आता था कि पंजाब का डेली वेजर धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उनको एक दिखाया जाता कि उमा देवी वर्सेस कर्नाटका स्टेट की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो आड़े आती है और हम डेली वेजर को रेगुलराइज नहीं कर सकते। उसके बाद बदलाव हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने भी वही पहाड़ा जो है वो लोगों को सुनाया कि हम तो चाहते हैं डेली वेजर को रेगुलराइज करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमें करने नहीं देती। लेकिन फिर जब उन पंजाब के लोगों ने बदलाव किया, वहां पे एक सीएम बदला, वहां भगवंत मान जी की सरकार आई और आज 29,500 लोग जो हैं वो रेगुलराइज हो चुके हैं और बाकी वाले अंडर प्रोसेस चल रहे हैं। नीति और नियत में अंतर नहीं होना चाहिए, करने की नियत होनी चाहिए, सब कुछ होता है। अब 2014 से पहले हमें भारतीय जनता पार्टी ने सपने दिखाए थे कि हम आएंगे, इन सभी पार्टियों ने आपका शोषण किया, हम आएंगे, हमें मौका दे दो, हम आपको रेगुलराइज करेंगे। हमने बहुत बड़ा भरोसा जताया इन पे कि ये कभी सत्ता का हिस्सेदार नहीं बने हैं और प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था उस वक्त, तो लोगों ने विश्वास किया और जम्मू की जनता ने दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता की हिस्सेदार बनी।